हाय एवरीवन। सो अब हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत इजी नंबर आते हैं, बहुत जल्दी नंबर आते हैं और आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस सब्जेक्ट से। लेकिन इसमें बस एक दिक्कत होती है कि आपको चीज़ें याद करनी रहती हैं। 11th में फिर भी कम है, 12th में काफ़ी ज़्यादा याद करने का पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा होशियारी से चलेंगे, समझेंगे कि हर क्वेश्चन का 4 नंबर मिलने वाला है, भले वो इनऑर्गेनिक का हो या मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो। तो हम ये चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा कोर्स में, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ें याद करनी है मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि एनसीईआरटी में से याद करो। और जब भी मैं ऐसा बोलूँगा आप उसी समय वीडियो पॉज करोगे, एनसीईआरटी खोल के वो चीज़ ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें चाहूँ तो मैं सेक्शन भी पॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अगर तुम्हें रफली बता दूंगा कि अगर यहाँ पे है तो तुम खुद खोल खोल के देखोगे तो तुम्हें याद होगा कि यार कहाँ पे क्या प्रेजेंट है एनसीईआरटी में, और तुम्हारी अच्छी एक रिवीजन हो जाएगी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझा जा सकता है इनऑर्गेनिक में, ऐसा नहीं है कि हर जगह रटना होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके बाद थोड़ा बहुत आपको याद भी करना रहेगा। ठीक है, तो हम उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ बेसिक्स। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी आती है, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें कि और क्या क्या चीज़ें होती थी, डॉबरनेयर्स, ट्रायड्स हो गए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हो गई, वो सब चीज़ें थी, आपने 10वीं में पढ़ी हैं। और अच्छे से पढ़ना हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी खोल के पढ़ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और पीरियोडिक टेबल भी पढ़नी है, दोनों अगल बगल के चैप्टर है, दोनों अच्छे चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसका स्टार्टिंग का सेक्शन पढ़ लेना, मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एलिमेंट जो आपके नेचर में मिलते हैं उनको अरेंज करने का एक तरीका है जिनसे हम उनको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ये हो गई, ये तो फालतू की बात है। अपन देखते हो पीरियोडिक टेबल है कैसी, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी बना के रफ बना देता हूँ मैं यार, इतना भी वो नहीं करना कुछ। टू द स्केल डायग्राम नहीं है ये। ठीक है, एक आध कुछ मिस हो गया तो भाई घबराना मत, होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ब्रीफली बता देता हूँ। अब मैं सारी लाइनें बनाऊँ स्केल पे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा अपना, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, बहुत अच्छे से उसको जाके देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पीरियोडिक टेबल में 4 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका एस ब्लॉक जो होती है ये दोनों रोज। ठीक है, एक होता है आपका पी ब्लॉक जो होती है आपकी लास्ट की 6 रोज। ठीक है, ये जो लास्ट की 6 होती है आपकी पी ब्लॉक होती है। जो बीच की 10 रोज होती है ना, ये होते हैं आपके 10 कॉलम, सॉरी इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये जो 10 कॉलम्स हैं इनको कहा जाता है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे 10 ऐसे डिविजन्स होते हैं। और ये जो होता है नीचे अलग से होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इन सब के बारे में। तो आप जब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो ना, तो इन चारों में से किसी एक में आ जाती है। ठीक है, अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है भैया ये क्या घुसा दिया आपने, कहाँ से आया ये। तो इतना मत सोचो भाई, दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट्स देखे, उन्होंने देखा कि यार कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर अगल बगल में है तो वो एक तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उनको एक साथ कह दिया, एस ब्लॉक में रख दिया। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा क्लोजली थी तो उनको यहाँ रख दिया। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स थे उनको यहाँ रख दिया और बाकी एलिमेंट्स थे उनको यहाँ रख दिया। बस सिंपल सी बात है, कुछ समझना नहीं है ऐसे, मतलब दिमाग खराब नहीं करना है अपना कि ये क्या हो गया ये क्या हो गया। ठीक है, लॉजिकल चीज़ें एकदम सिंपल समझ के ख़त्म करने, आगे बढ़ना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो कि वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आप यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हो। ठीक है, वो अगर इस फॉर्म का NS1 या NS2 तो वो होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे आपका जो एलिमेंट है वो अगर कुछ इस तरह का है 1s2 2s1। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसका, 2s2, ये तो इनर शेल हो गया। इसके अंदर हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, तो इससे मैच कर रहा है ये NS1 या 2, तो ये हो गया आपका एस ब्लॉक में। तो ये अगर 1 है तो ये इस वाले ब्लॉक में आएगा, सॉरी ग्रुप में आएगा, वरना इसमें आएगा। अब यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये जो बड़े सेक्शंस होते हैं ना 4, इनको कहा जाता है ब्लॉक। ठीक है, और ये जो मैंने धारियाँ खींची ना इनको कहा जाता है पीरियड। तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7th पीरियड। ठीक है, 7 पीरियड तक अभी तक पता चल पाया अपन को दुनिया में। अब कोई लेटेस्ट रिसर्च हुई हो या अभी ये कोर्स में 1 साल बाद देख रहे हो तब कोई नया एलिमेंट मिल जाए तो भिड़ मत जाना भाई मुझसे। ठीक है, मतलब अभी 7 पीरियड मानते हैं एनसीईआरटी में। अब आते हैं ग्रुप्स की बात। तो ग्रुप्स आपके होते हैं टोटल
18 ग्रुप्स, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, यहाँ से लेके 12 तक ग्रुप होते हैं। ये 1 to 2 ग्रुप जो है वो आपके एस ब्लॉक में आता है, 3 to 12 आता है आपका डी ब्लॉक में, और यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है ना। 11th में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 और 14 ग्रुप, 15, 16, 17, 18 डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरा पढ़ा जाएगा 12th में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो आपने बस इतना सा कवर करना है, बाकी सारा 12th में होगा, तो काफ़ी सारा है तब, ठीक है। तो अभी ये तो याद करते हैं अपन, तो ये भी कुछ बातें, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि पीरियड ग्रुप कैसे निकालते हैं। पहले आप ये समझो एस ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक पता चल गया कि एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर तुम्हारा जो एलिमेंट है उसकी कन्फिगरेशन ऐसी है, लास्ट शेल में NS2 और NP के अंदर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी है, जैसे अपन देखते हैं 1S2, 2S2, 2P3, तो आउटर मोस्ट शेल देखो इसका कौन सा है, 2 है, ठीक है। 1 तो अंदर है तो 1 को हटाओ, इसको देखो ये इस फॉर्मेट का है, NS2, N की वैल्यू 2 रखो, 2S2 और 2P3 आ रहा है, तो 3 1 to 6 के बीच में आता है। 1 से लेकर 6 कोई भी वैल्यू चलेगी, 1 भी चलेगा 6 भी चलेगा, तो यानी ये क्या हो गया, P ब्लॉक में आ गया आपका। फिर आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 d to the power 1 to 10 होता है और NS 0 to 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, 0 होता है या नहीं होता है। तो देखो ऐसा होता है कि यूजुअली 1 या 2 ही होता है, लेकिन एक आध दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे 0 और 2 भी एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। सॉरी 0 भी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि 0 to 2 है ऑप्शन में, उसको भी सही मानेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा पूछ रखा है कि इसकी कन्फिगरेशन ऐसे लिखी जाती है 1 to 2, तो वो भी सही है, ठीक है। 1 to 2 ज़्यादा बुक्स में रहता है, लेकिन एक्सेप्शन को इंक्लूड करते तो 0 to 2 हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी में 1 to 2 ऐसे लिखा हुआ है मोस्टली, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा आ जाए कि 0 से 2 होता है तो उसको ऐसे गलत नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि वो भी होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है इतना। और ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जेईई में आते भी बहुत रेयरली के रेयर है, ठीक है। तो इतना सोचना नहीं है, घबराओ मत इन चीज़ों को लेकर। जो मेन चीज़ है उन पर फोकस करो। बच्चों को ये सब चीज़ें याद नहीं रहती हो, ये सब सोचते रहते हैं बैठ के, ठीक है। तो वो नहीं करना है। ये हो गया आपका डी। जैसे आपका एलिमेंट है, जैसे उसके अंदर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, जैसे ये आपका एलिमेंट है। तो इसके अंदर देखो लास्ट के शेल कौन सा है, ये हटा दो, 3 4 को देखते हैं। ये तो चलो पूरा फिल हो गया। 4s1 देखो, ns1 n-1 d1 to 0 10, ये मैच हो रहा है, यानी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब ये ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि आपका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना आपके एलिमेंट में, वो कौन से ऑर्बिटल में गया। जैसे एस ब्लॉक में हमने देखा NS1 या NS2 था, तो यानी उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में जा रहा है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर देखा आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में जा रहा था। वैसे ही डी ऑर्बिटल में, डी ब्लॉक के जो डी ऑर्बिटल है वो खाली रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए उसको डी ब्लॉक कहा जाता है। और अगर अपन बात करें एफ ब्लॉक की, ठीक है, एफ ब्लॉक यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं, बट इतना पूछेंगे भी नहीं। जेईई एडवांस में तो आता भी नहीं है एफ ब्लॉक, मेंस के अंदर आता है और बोर्ड में आता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा अगर इस तरह का कुछ है n-2, f आपका 1 से 14 कुछ भी है, n-1 d 0 to 1 और और n s आपका यहाँ पे हो सकता है ns आपका होगा यहाँ पे यूजुअली, मतलब वो 0 से 1 के बीच में, 2 के बीच में कुछ भी। देखो मैं ये एक्सेप्शन वाली बात वापस आ जाती है, कोई एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक एज अ सेफ मार्जिन में लिख रहा हूँ कि NS के अंदर तुम कुछ भी मान लो। मेन चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है वो F ऑर्बिटल में जाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। F ऑर्बिटल के अंदर जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे 1 या 0 इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है, 0 या 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। 2 वाले इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिला मुझे, मतलब एनसीईआरटी के अंदर एटलीस्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाली चीज़ है, इसके अंदर आपका मैं अभी तो 0 to 2 पुट कर दिया, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो देखते हैं, मतलब डिपेंड करता है एलिमेंट पे, मैं और बता दूंगा आपको। बट आपको ये ध्यान रखना है कि एफ ऑर्बिटल के अंदर लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है वो एफ ऑर्बिटल में हो रहा है, इतना ध्यान रखना है दिमाग में, ठीक है। और एफ को कोई ज़्यादा पूछने नहीं वाला है, ठीक है। तो ये बच्चे भूल जाते हैं, और भूलने जैसी चीज़ भी है, इतना लंबा चौड़ा मतलब मैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता कर सकते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है। अब एक और चीज़ जो हमें पता करनी है वो ये है कि तुम्हें अगर कोई एलिमेंट दे दिया तो उसका पीरियड नंबर प्रेडिक्ट करना, उसका ग्रुप नंबर प्रेडिक्ट करना, सब कुछ, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा कोई एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एलिमेंट जैसे दे दिया कि उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है जैसे, तो अपन उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए 10 12, 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई इस एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है, क्लोरीन है, 17 पे क्लोरीन होता है। तो अब देखो
कैसे पता करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो तुम्हारा जो लास्ट शेल है ना, फाइनल लास्ट वैलेंस शेल, उसकी तुम देखो क्वांटम नंबर कितनी प्रिंसिपल, तो इसमें 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि थर्ड पीरियड के अंदर एलिमेंट, मतलब हाईएस्ट शेल कौन सा है, 1 2 3, यानी इस रो में कहीं पे आपका एलिमेंट है। फिर हमने देखा कि इसका ब्लॉक पता करते हैं, तो अब ब्लॉक पता करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि कन्फिग्रेशन देखो NS2 NP1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो, यानी कि कौन सा है आपका P ब्लॉक है, तो NS2 NP5 है, ये तो 1 to 6 के बीच में आता है, यानी ये P ब्लॉक के अंदर हो गया। तो ये पता चल गया कि यार यहाँ पे कहीं है, इन 6 में से कहीं हो सकता है, ठीक है। फिर अब हमें देखना है कि अब आपको बात आती है ग्रुप नंबर कैसे पता करता है। ग्रुप नंबर के लिए मैं बता देता हूँ फंडा। तो अगर आपका जो स्पीशीज़ है, एलिमेंट है, वो अगर S ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसके अंदर मैंने बताया था ना NS1 या 2, तो ये 1 या 2 में जो वैल्यू है वो उसका हो जाएगा, जो वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे अगर हम 1s2 2s1 की बात करें लिथियम जैसे, तो इसका NS के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो यानी कि पावर नहीं होती है वो, बस इंडिकेशन है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि इसका ग्रुप नंबर हो गया 1। 2 है तो हो जाएगा 2, ठीक है। S ब्लॉक एलिमेंट में कुछ नहीं होता है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। P ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस 10, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपना जो एग्जांपल था उसके अंदर 3s2 और 3p5 था, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में कितने 2 + 5 इलेक्ट्रॉन यानी 17, यानी ग्रुप 17 में होगा। तो ये क्लोरीन आपका होता है ग्रुप 17 में थर्ड नंबर पे, ठीक है। ये पता चल गया अपन को। तो हमने ग्रुप भी पता कर लिया, ब्लॉक भी पता कर लिया और पीरियड भी पता कर लिया, ठीक है। तो पीरियड हमेशा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है। अगर जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि उसमें 5s ऑर्बिटल फिल हुआ है लास्ट, इससे पहले तुम्हारा 4f, और जैसे f ब्लॉक एलिमेंट है तो उसमें 4f में फिल हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके अलावा आपका 6s में भी जा चुका है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, n-2f n-1d और ns, ठीक है। तो हम वो देखते हैं कि लास्ट शेल कौन सा फील्ड है। तो भले ही तुम्हारा f ब्लॉक फिल्ड हो रहा हो, f ऑर्बिटल फिल हो रहा है, लेकिन वो 4f फिल हो रहा है। 4f फिल होने से पहले आपका 6s भी फिल होना होता है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल बताया था एटॉमिक में, तो इसलिए इसका पीरियड नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई एक बात। अब बात करते हैं कि डी ऑर्बिटल में कैसे निकालना है। डी ऑर्बिटल में कुछ नहीं करना है, डी ऑर्बिटल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns कर दो, ठीक है। जैसे आपका जो स्पीशीज है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऐसा है 4s1 3d5, तो 5 + 1 करेंगे इन दोनों का सम और वो आपका आ जाएगा ग्रुप नंबर। तो 6 ग्रुप का है ये एलिमेंट जैसे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे आपके इसमें थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं, क्योंकि जस्ट इसके बाद से फोर्थ, ठीक है, फोर्थ में बिलोंग करते हैं कि इसके जस्ट बाद ये वाला शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4s मतलब यहाँ अब वो हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड, जब पढ़ रहे होंगे तब डिटेल में ऐसा क्यों होता है, बट आप ये याद रखो कि फोर्थ जो होता है ग्रुप नंबर वो होता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल, है ना। अब इसमें और कुछ हाँ मोस्टली यही चीज़ें थी इंट्रोडक्शन में। तो मेरे को बताया पीरियोडिक टेबल क्या होता है, रेफरेंसेस बताए, कुछ बताया बेसिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस पे किस तरह से अरेंज किया गया है, ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी रहेगी, ठीक है। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे हो जाएगी, आपको लास्ट में याद करनी। तो अभी एटलीस्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अपन इसी वीडियो में याद करते हैं, ठीक है। इनको याद करने के ऐसी होती हैं, मतलब पोएम्स होती हैं, निमोनिक्स कहा जाता है जिनको। तो देखते हैं पहला ग्रुप है, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। तो अब इसको कहा जाता है कि अब हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी सी डिबेटेबल है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन अभी के लिए अपन इसको यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, उसमें डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है इस चीज़ का कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्यों डिबेटेबल है। हाइड्रोजन और इवन हीलियम की कुछ लोग कहते हैं, बट हीलियम का इतना नहीं है, क्योंकि मतलब ठीक है, इन दोनों का थोड़ा रहता है लोचा। सो अपन यहाँ पे देखते हैं, फोकस करते हैं। हाइड्रोजन यार वो कर लोगे तुम लोग, ठीक है। लीना की रब से फरियाद, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप की कोई यूनिमोनिक मुझे ऐसा सच पता नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लास्ट में रेडियम, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। अब इसकी मुझे कोई याद नहीं आ रही है निमोनिक यार, सच में आई एम रियली सॉरी। तुम नेट पे सर्च करके ढूंढ सकते हो, बट ये केवल एक ही है, बाकी सबकी बताऊंगा मैं, ठीक है। मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे मिली नहीं, मतलब ऐसे है बहुत सारी इंटरनेट पे, लेकिन ढंग की नहीं मिली, मतलब बताने लायक कुछ जो अच्छा लगे कुछ सुनने में। अब ग्रुप 13 की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है आपका,
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ग्रुप 13 हो गया। ग्रुप 14 की बात करें, 14 में क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। कहे सीता जी सुने प्रभु। अब अपन ग्रुप 15 की बात करते हैं, उसके अंदर क्या आएगा आपका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, टिन, बिस्मथ, ठीक है। नहीं टिन नहीं, ये आपका, अरे क्या है यार, ये एंटी मनी है, क्या है ये, हाँ एस बी आपका एंटी मनी होता है, एंटी मनी, ठीक है। टिन आपका आगे, टिन आपका पिछली बार था, ठीक है। एंटी मनी होता है ये, ANTIMONI। अरे गुस्से में थोड़ा थोड़ा इधर हो जाता है यार कभी कभी, घबराओ मत, सही बता रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है। 16 की बात करें, ठीक है, इसको कहते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। 17 में आपका आता है, और ये मैंने बताया नहीं कि है क्या क्या ये, ठीक है। ये है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, Ase, टेलुरियम, Te, पोलोनियम, PO। प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहे हैं यार मुझसे, क्या हो रहा है आज मुझसे, ठीक है। फिर आता है आपका ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। 18 की बात करें तो 18 आपका हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है ना अगर कर, सॉरी, है ना अगर कर 0 रन पर। एक अगर कर नाम करके क्रिकेटर हुआ करते थे बहुत पहले, जब मैं भी बहुत छोटा बच्चा हुआ करता था, लाइक 9-10 साल का था, तब शायद खेलते थे, या उससे भी पहले खेलते थे। तो उनका कोलगेट के साथ उनकी एक वो आती थी, कोलगेट खरीदते थे ना, और टूथपेस्ट, उसके साथ उनका एक्शन फिगर टाइप आता था, छोटा सा, मेरे पास था पहले, काफ़ी फेवरेट टॉय था मेरे को, बट ठीक है, नॉस्टैल्जिया। हाँ, सो ये आपको शायद पता नहीं होगा अगर कर कौन है ना अगर कर 0 रन पर, ठीक है। तो या हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, ये आपका इनर्ट ग्रुप हो गया। तो ये सारी निमोनिक्स याद कर लो, मैंने तुम्हें सबकी बताई है, बस सेकंड ग्रुप की नहीं बताई है, ठीक है। इतनी तो मेहनत कर लो यार, 6 एलिमेंट याद करने, इतना तो कर सकते हो भाई, ठीक है। 6 भी क्या करने, 5 करने, इरिडियम तो याद रहता है यार, ठीक है, और ये भी याद रहता है बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम भी याद रहता है, कैल्शियम भी याद रहता है, उसके बाद दिक्कत आती है। तो ठीक है, ये हुई कुछ बातें, छोटी मोटी होती रहती है, ठीक है। तो निमोनिक भी बता दी मैंने आपको, प्लीज़ याद कर लो ये ग्रुप, और ये ग्रुप पूरा याद हो जाए इस वीडियो में तो बहुत अच्छा है। पीरियोडिक टेबल एक बार खोल के उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, देखो क्या क्या है, किस तरह से अरेंजमेंट है, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट गुजारो तो सही, देखिए तो सही एक बार कैसी होती है, क्या उसमें लाइफ में फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो हाँ, तो देख लो भाई NCERT में, एक बार और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें छूट गई हो, या कुछ प्रॉब्लम हो, या कुछ कंट्रोवर्शियल सब, मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट करता हूँ। और इनऑर्गेनिक में कई बार होता है कि आप कहीं पे कुछ पढ़ते हो, कहीं पे कुछ होता है। इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स मैथ्स में क्या होता है कि इक्वेशंस हैं, फॉर्मूले हैं, लॉज हैं, फिक्स है सब जगह, तो उसमें आंसर वही आएगा। केमिस्ट्री में कोई कोचिंग कुछ बोलती है, कोई बुक क्या बोलती है, कोई क्या बोलता है, तो इस तरह का लफड़ा होता रहता है केमिस्ट्री में, तो उससे घबराएंगे नहीं। 99% चीज़ें कंसिस्टेंट होती है, कुछ चीज़ें इधर उधर होती है, वो भी मैं बताने का ट्राई करूँगा जब भी होगा। अगर इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि यार या एक क्लास में कंपाइलेशन ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है। तो घबराओ मत उस चीज़ का, तुम फोकस करो इस 99% पे, पहले 99% लेके आओ, फिर बात करते हैं आगे की, है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इतना ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उलझना नहीं है, मेन चीज़ फोकस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।